वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट। पिछली क्लासेज में हमने राष्ट्रपति के संबंध में थोड़ी बहुत बातों की चर्चा की थी। इस वाली कड़ी के अंदर उसी ही बातों को आगे फिर से थोड़ा सा दोहराया जाएगा और फिर हम बाकी क्लासेज जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 55 पर बात की थी। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति देखी थी और उसमें हमने ये जाना था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है और इस प्रकार का यह मतदान एक गुप्त मतदान होता है। और इन सारी बातों का मतलब हमने पिछली क्लास में जाना था। अब उसी के साथ हमने बात कर ली थी आर्टिकल 54 की, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, यानी कि वो समुच्चय या समूह जो राष्ट्रपति के चुनावों में वोट डालते हैं, शामिल होते हैं, मतदान करते हैं, उनको निर्वाचक मंडल में हमने शामिल किया था। और ये भी जाना था कि कौन कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अब थोड़ी सी आगे की बात जो है वो कर ली जाए। आगे की बात के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो एमएलएज, जो एमएलए और जो एमपीज़ हैं, जब वो राष्ट्रपति के चुनावों में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो उनके चुनावों के अंतर्गत उनकी वोट वैल्यू किस प्रकार से काउंट की जाती है। यानी कि पिछली क्लास में हमने ये बात की थी कि जब आप या हम किसी चुनावों में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट डालते हैं तो उस प्रकार के चुनावों के अंतर्गत आपका और मेरा जो वोट है वो केवल एक ही काउंट होता है। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रपति के मतदाताओं की तो उनके द्वारा डाले गए मतों की संख्या जो मतों का जो मूल्य है वो एक न हो करके अनेक होता है। और ये जो है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये वेरी भी करता है, उनमें विभिन्नताएँ भी है। अब उसी के संदर्भ में ये जानते हैं कि किस प्रकार से एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाती है और एक एमपी की वोट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। तो सबसे पहले आर्टिकल 55 के अंतर्गत ही हम एक एमएलए का मत मूल्य जानने की सूत्र जो है उसको देखते हैं। एक एमएलए का मत मूल्य का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से निकाला जाता है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, यदि हम उस राज्य की कुल जनसंख्या में से वहाँ के विधानसभा के ध्यान से सुनना, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों की अगर हम भाग दे दें और जो भी आंसर, जो भी संख्या हमारे पास प्राप्त होगी, अगर उसमें से हम फिर से 1000 का और भाग दे दें तो हमारे पास जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक एमएलए का मत मूल्य जो है वो कहलाएगा। ये है हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 55 में एक एमएलए की मत मूल्य को काउंट करने का, गणना करने का एक तरीका, एक सूत्र। क्लियर यहाँ से। अब यहाँ हम दो बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ राज्य की जनसंख्या। अब आप ये सोचिए कि क्या हर राज्य के अंतर्गत जनसंख्या समान है? क्या अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान और गोवा की जनसंख्या समान है तो हम कहेंगे नहीं है साहब। चलिए सेकंड बात करते हैं। क्या अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान की जो विधानसभा के मेंबर है वो गोवा की विधानसभा के मेंबर के बराबर है, क्या ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इस सूत्र में हर राज्य के हिसाब से जो गणनाएं, जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े अलग अलग होंगे। और अगर आंकड़े अलग अलग होंगे तो एक एमएलए का मत मूल्य भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और यही मैं आपको बात जो है वो समझाना चाह रहा हूँ कि राज्यों के हिसाब से एमएलए के मतों का मूल्य भी जो है वो अलग अलग होगा, है ना। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा वहाँ के एमएलए का मत मूल्य भी ज़्यादा, और जिस राज्य की जनसंख्या कम वहाँ के एमएलए का मत मूल्य भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ तक बात है क्लियर? ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल जो फैक्ट था, तथ्य था हमारा। चलिए अब आगे बात करते हैं ये कि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अगर हम ध्यान से देखें जनसंख्या को तो एक्चुअली में होता क्या है, हमारे यहाँ जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। आप और हमें सबको पता है।
अब हर 10 वर्ष बाद जब जनगणना होती है तो यहाँ कौन सी जनगणना की जनसंख्या जो है वो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे या सूत्र में शामिल करेंगे। अब एक बात ये भी जाननी जरूरी है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने या संविधान में संशोधन करने वाली संस्था ने जो है यहाँ जनसंख्या से तात्पर्य जो है वो 1971 की जनगणना से लिया है। मित्रों बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, 1971 की जो जनगणना के आंकड़े हैं वो आज भी आपके इस सूत्र में पुट किए जाते हैं हर राज्य के लिए। क्लियर? और सेम यहाँ होता है। अब सेकंड बात कि यहाँ तो अगर हम बात करें कि साहब 2021 आज चल रहा है, आज जो है वो मई 2021 चल रहा है ना, लेकिन आज भी हम 1971 की जनगणना का उपयोग हमारे उस फॉर्मूले में, उस सूत्र में कर रहे हैं। अब बात ये उठती है कि आगे कब तक इस फॉर्मूले को, इस गणना को इस फॉर्मूले में रखा जाता रहेगा। उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं कि 1971 की जनगणना, इसी हमारे संविधान के आर्टिकल 55 में ही लिखा हुआ है कि 1971 की जनगणना को हम जो हैं वो वर्ष 2026 तक, ध्यान से सुनना, वर्ष 2026 तक 1971 की जनगणना को प्रयोग में लाएंगे, ऐसा आर्टिकल 55 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है। क्लियर? अब ये तो हमने बात कर ली एक एमएलए के मत मूल्यों की। अब आप इस हिसाब से देखोगे तो प्रत्येक राज्य का मत मूल्य जो है, विधायक का मत मूल्य है, वो अलग अलग निकलेगा। जैसे अगर सपोज करो यूपी के लिए, तो अगर आप एक यूपी के एमएलए का मत मूल्य जानने की कोशिश करोगे तो उसका मत मूल्य अलग आएगा। और अगर आप कहीं से आपको पता हो ऑलरेडी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना कि एक यूपी के विधायक का मत मूल्य कितना होता है और देश में सबसे ज़्यादा किस राज्य के विधायक का मत मूल्य है। और सेकंड, सबसे न्यूनतम की बात कर लेते हैं कि सबसे न्यूनतम जो है वो किस विधानसभा के सदस्यों या विधानसभा के विधायकों का मत मूल्य है। इस प्रकार के आंकड़े भी जो हैं वो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तक सब सारी बातें क्लियर? चलिए अब आगे हमने बात कर ली, ये तो हमने बात कर ली एक एमपीज़ की, सॉरी एमएलएज़ की। अब हम बात कर लेते हैं एमपीज़ के ऊपर, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनावों के अंतर्गत एमपी और एमएलए दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। हमने ये जान लिया कि एक एमएलए का मत मूल्य इस प्रकार का होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एक एमपी का मत मूल्य भी निकाला जा सकता है, क्या संविधान में उसके भी कुछ लिए प्रावधान किए गए हैं या नहीं, है ना। चलिए अब उसी संदर्भ में आगे बातें कर लेते हैं। अब एक एमपी का मत मूल्य अगर हम निकालें, उसका सूत्र लिखें, तो वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि देश के जितने भी निर्वाचित विधायक हैं विधानसभा के, देश के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सभी के निर्वाचक जो विधायक हैं उन विधायकों का कुल मत मूल्य है ना। यानी कि सपोज करो अगर राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 200 आता है तो राजस्थान के अंतर्गत विधायक कितने हैं, तो 200, तो 200 गुणा में 200 करते हो तो कितना आ जाएगा, 40,000 के लगभग आ जाएगा, सॉरी 4,000 के लगभग। अब ये तो एक विधायक एक विधानसभा के अंतर्गत निकला है। अब उसी संदर्भ में अगर हम बात करें देश के अंतर्गत कितनी विधानसभाएं हैं और उन सभी के सभी विधायकों का मत मूल्य निकाल लो, और उसमें से अगर आप उसमें से संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्यों की अगर आप भाग दे दो, केवल निर्वाचित सदस्य, तो हमारे पास जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे वो आंकड़े एक एमपी का मत मूल्य होगा। क्लियर? अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर वो एमपी लोकसभा का है या एमपी वो राज्यसभा का है, अगर एमपी यहाँ का हुआ तो वोट वैल्यू कितनी होगी, और अगर एमपी यहाँ का हुआ तो उसकी वोट वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान से सुना मित्रों, अगर एमपी यहाँ का भी हुआ और यहाँ का भी हुआ, दोनों ही कंडीशंस में उन दोनों की वोट वैल्यू क्या होगी, समान होगी। और ऐसा ही
एक प्रश्न जो है वो मेरे ख्याल से IAS 2018-19 में पूछा गया था प्री के अंतर्गत। आप चाहो तो उसको नेट पर चेक भी कर सकते हो, सेम ऐसा ही प्रश्न था। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें ये पूछा गया था कि लोकसभा के एक MP एक सदस्य का मत मूल्य राज्यसभा के एक सदस्य के या सांसद के मत मूल्य से ज़्यादा होते हैं। तो वो स्टेटमेंट जो है वो गलत थी, और ये दोनों ही जो हैं वो मत मूल्य दोनों के ही बराबर होते हैं। तो इस बातों को भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 55 में तो इतनी ही बातें थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना थोड़ा सा आवश्यक है हमारे लिए। अब उन्हीं में से एक बात है राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो हैं वो उसके प्रस्तावक और उसके अनुमोदक। और राष्ट्रपति के उम्मीदवार की जो है वो जमानत राशि, इन तीन चीज़ों के बारे में भी अक्सर जो हैं वो एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और तीनों ही बातें हम देख लेते हैं। तो अगर राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार के प्रस्तावक की बात करें तो उनकी संख्या 50 है, और वहीं अनुमोदक की बात करें तो अनुमोदक भी कितने हैं मित्रों, 50 हैं। और अगर वहीं जमानत राशि की बात करें तो आज की तारीख में जमानत राशि है टोटल 15,000 रुपये। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार को जो है वो RBI बैंक के अंतर्गत, ध्यान से सुनना, RBI बैंक के अंतर्गत 15,000 रुपये जो हैं वो एडवांस में जमानत के रूप में जमा करवाने पड़ते हैं। और ध्यान सुनना, और यदि उस राष्ट्रपति के चुनाव में उस उम्मीदवार को जितने भी वैध मत हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी वैध मत हैं, वैलिड वोट्स हैं, उन वैध मतों का अगर उसे 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता है, तब ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत में उस उम्मीदवार की ये जमानत राशि जो है वो RBI बैंक जब्त कर लेता है, यानी कि उसे वापस नहीं लौटाता। तो ये हमारा फैक्ट जो है वो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कितने मतों पर जो है वो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो मित्रों 1/6 आ जाएगा। ये हमने बात कर ली आर्टिकल 55 के अंतर्गत जितने भी तथ्य थे उन सब के संबंध में, और मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिस पर हम चर्चा नहीं किए हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली कि चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेगा, चुनाव किस प्रकार के होंगे। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार की, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उस योग्यताओं के ऊपर जो है वो हम बात कर लेते हैं। और राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं जो हैं वो आपको मिलेगी संविधान के अनुच्छेद 58 में 58 के अंतर्गत। अब बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के जो उम्मीदवार है उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, संविधान में क्या क्या वर्णित है। तो ध्यान से सुनना, संविधान के अंतर्गत सबसे पहली जो योग्यता वर्णित है वो ये कि वह भारत का, यानी कि उस उम्मीदवार की बात की जा रही है, वह भारत का नागरिक हो मित्रों। उसके लिए सबसे पहली जो शर्त है, कंडीशन है, वो यही है कि उसे भारत का नागरिक होना पड़ेगा। सेकंड जो कंडीशन है, शर्त है, वो ये उसकी न्यूनतम आयु के बारे में है, और वो ये कि जब वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है तब ऐसी कंडीशन में उसकी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष हो मित्रों। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष का है और भारत का नागरिक है तो वह राष्ट्रपति के चुनावों में पार्टिसिपेट कर सकता है, बशर्ते बाकी की जो योग्यताएं हैं वो भी वो पूरी करता हो। अब बाकी की क्या योग्यताएं हैं वो भी देख लेते हैं। और तीसरी बात के अंतर्गत हम शामिल करते हैं कि वह, ध्यान से सुना मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है, वह लोकसभा का सदस्य, वह जो व्यक्ति है, उम्मीदवार जो है, वह लोकसभा का सदस्य, हाँ जी, क्या हुआ, लोकसभा का सदस्य हो? बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुना मित्रों,
वह लोकसभा का सदस्य कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। योग्यताओं के अंतर्गत केवल यही बात लिखी हुई है कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की, ध्यान से सुनना, केवल यही लिखा हुआ है कि वह चुने जाने की केवल योग्यता रखता हो। उसके अंतर्गत केवल वह कैपेबल हो चुने जाने की, यानी कि वो सारी योग्यताएं जो एक लोकसभा का एमपी बनने की है वह ऑलरेडी उसमें हो, लेकिन वह मेंबर ना हो। दोनों अलग अलग बातें है ना। और ये तीनों ही शर्तें जो हैं वो अपने आप में आर्टिकल 58 को पूरा करती हैं और बनाती हैं हमारे देश के राष्ट्रपति की योग्यताएं। यहाँ तक क्लियर। चलिए आज हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट उस बात पर, राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि कार्यकाल। देखिए मित्रों, हमने बात कर ली राष्ट्रपति उम्मीदवार की योग्यताएं, हमने बात कर ली चुनावों में पार्टिसिपेट कौन करेगा, फिर हमने बात कर ली कि चुनाव किस प्रकार से होंगे। अब हम बात कर लेते हैं योग्यताओं की पदावधि के ऊपर, यानी कि कार्यकाल। पदावधि के अंतर्गत हम बात करेंगे आर्टिकल 56 के ऊपर, अनुच्छेद 56 पर हम बात कर लेंगे। अब अनुच्छेद 56 जो है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिख रखी है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होगा कितना, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। यहाँ तक क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 5 वर्ष का आपका कार्यकाल शुरू होगा जो राष्ट्रपति का, वो कार्यकाल किस तिथि से प्रारंभ होगा, किस तारीख से प्रारंभ होगा, है ना। जैसे जिस दिन राष्ट्रपति का रिजल्ट आता है, क्या उस रिजल्ट की तारीख से वह 5 साल तक कायम करेगा, या फिर जिस दिन उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, क्या उस तारीख से 5 वर्ष तक का होगा, या फिर जिस तारीख को, जिस तिथि को वह राष्ट्रपति के पद के रूप में बैठा है या पद ग्रहण किया है, उस तारीख से लेकर 5 वर्ष होगा। तो इस प्रकार के भी तथ्यों को हमने ध्यान में रखते हुए चीज़ों को 1 बाय 1 पढ़ते जाना है ना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस 5 वर्ष की जो काउंटिंग है वो काउंटिंग स्टार्ट होगी राष्ट्रपति के पद ग्रहण की तारीख से। पद ग्रहण की तारीख से लेकर 5 वर्ष की आयु तक वह कार्यभार संभालेगा, है ना। चलिए अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये 5 वर्ष का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, क्या ये फिक्स है, क्या ये परमानेंट है, यानी कि अर्थात अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है तो क्या वह पूरे 5 वर्ष तक पद ग्रहण करेगा, यानी कि पूरे 5 वर्ष तक बैठा रहेगा राष्ट्रपति के पद पर, या उससे पहले भी कहीं पद खाली हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किन किन सूरतों में हो सकता है, और क्या कोई ऐसी भी कंडीशन है जब 5 वर्ष का कार्यकाल निकल जाए, 5 वर्ष का टाइम निकल जाए और वह बिना चुनाव करवाए 5 वर्ष के बाद भी बना रहे, क्या दोनों ही सूरतें पॉसिबल है हमारे देश के अंतर्गत, उन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आर्टिकल 56 के अंतर्गत हमने पहली बात की। सेकंड बात कर लेते हैं कि साहब 5 वर्ष से पहले की अगर मैं बात करूं और 5 वर्ष के बाद की अगर हम बात करें, दोनों की ही बात कर लेते हैं, और दोनों के ही अंतर्गत हम सबसे पहली बात यही करेंगे कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं। 5 वर्ष से पहले भी पद रिक्ति हो सकती है, 5 वर्ष से पहले भी पद रिक्ति हो सकती है। अब किन किन शर्तों पर हो सकती है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए ही यदि राष्ट्रपति के मृत्यु हो जाए तब भी उसका पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। हमें और आप ये सभी को ही पता है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। सेकंड, यदि वह खुद रिजाइन कर दे, है ना, त्याग पत्र दे, ऐसी कंडीशन में भी उसका पद खाली हो जाएगा, बिल्कुल। और तीसरी बात, यदि उसे हटा दिया जाए, है ना, यदि उसे या तो वो खुद हट जाए, रिजाइन दे दे, या फिर उसे हटा दिया जाए, तब भी उसका पद जो है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा।
अब हटाने की बात आई तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक ही प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ना, इम्पीचमेंट के द्वारा। चलिए 3 बातें कर ली। और चौथी बात, यदि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव ही रद्द हो जाए, या फिर चुनावों का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उस परिणाम को ही कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो इन चारों ही सूरतों में राष्ट्रपति का पद जो है वो 5 वर्ष से पहले भी खाली हो जाएगा, है ना। अब इन चीज़ों को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले मृत्यु, तो इसके संबंध में तो कोई समझने वाली बात है, ये शाश्वत सत्य है, हर इंसान के साथ ये घटना होनी है। अब सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट बात है त्यागपत्र, कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, हम सबको पता है। और किसे ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है वो भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है, उसके नाम से ये जो है वो रिजाइनिंग लेटर तैयार करता है उपराष्ट्रपति को। क्लियर। अब प्रश्न ये नहीं है कि उपराष्ट्रपति को देगा, प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सर्वप्रथम किसे सौंपता है, किसे देता है, प्रश्न ये है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो मित्रों इसकी सूचना सबसे पहले जाकर देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, है ना, ये बात है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो आपको मिलेगा आर्टिकल 61 के अंतर्गत। अभी हम 56 पढ़ रहे हैं मित्रों, 61 नहीं। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम 61 के अंतर्गत देखेंगे। अभी हम ये तरीके देख रहे हैं कि किन किन तरीकों से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब चौथी कंडीशन कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर रद्द हो जाए। अब ऐसी कंडीशन में इम्पोर्टेंट बात यह है कि चुनावों को रद्द करवाने की घोषणा करेगा कौन ये तय करेगा कि राष्ट्रपति के चुनावों में किसी प्रकार की धांधली हुई है, जालसाजी हुई है, और उस जालसाजी को देखते हुए राष्ट्रपति का वो परिणाम जो है, रिजल्ट है, वो रद्द कर दिया जाता है ना, वो सब बातें। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो रद्द करवाया जाता है मित्रों हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। निर्वाचन आयोग नहीं, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय वो विवादों का निपटारा करता है। क्लियर। चलिए अब इन्हीं संबंध में एक और छोटी सी बात जो है वो देख लेते हैं कि मान लो वो राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष से पहले ही अपना पद छोड़कर चला गया किसी भी रीजन से। अब ऐसी कंडीशन में जो नया राष्ट्रपति बनेगा तो उस नए राष्ट्रपति के लिए पहली बात कितने समय में चुनाव करवाना आवश्यक है। दूसरी बात, जब चुनाव के बाद वो नया उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा तो उस उम्मीदवार का, उस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। जैसे सुपोज करते हैं कि वर्तमान जो राष्ट्रपति है उसका 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद ही जो है वो उसका पद खाली हो गया। 5 वर्ष का था, 2 वर्ष तक वो पद पर रहा और फिर जो है वो रिजाइन देकर चला गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब 2 वर्ष के उसके कार्यकाल के बाद जब पद खाली हुआ तो उस खाली पद को भरने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात 6 माह के भीतर 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाने जरूरी है। चुनाव करवाए जाने क्या है, जरूरी है। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो मैक्सिमम कितने समय तक खाली रह सकता है, सिर्फ 6 महीने तक, है ना। अब उसकी भी शर्तें हैं। चलिए अब 6 महीने के बाद जब चुनाव हुए, जब मित्रों चुनाव हुए, चुनावों का रिजल्ट आया और नेक्स्ट उम्मीदवार राष्ट्रपति बना, उसका कार्यकाल कितना होगा, तो उसका कार्यकाल जो है वो पूरे 5 वर्ष तक का होगा। उस उम्मीदवार का कार्यकाल भी
पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। ऐसा आर्टिकल 56 के अंतर्गत ही लिखा हुआ है। तो ये था मित्रों हमारा ब्रेकडाउन आर्टिकल 56 को लेकर। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में बाकी की जो बातें हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर होगी। थैंक यू।